मेगा बजट पर मेगा कवरेज जारी है। हम विश्लेषण कर रहे हैं पूरे बजट का कि कैसे इस बजट के जरिए उत्तर प्रदेश का समग्र विकास किया जाएगा। अब बात होगी महिलाओं की। इस बजट में महिलाओं के लिए क्या खास है, कैसे बजट के जरिए महिलाओं को और आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, ये समझते हैं राजीव से। योगी सरकार ने इस बजट में हर वर्ग के लिए पिटारा खोल दिया है। अब इस बजट से महिलाओं की कितनी उम्मीदें पूरी हुई या नहीं हुई, इसके लिए हम आपको बताएंगे कि इस बजट में महिलाओं के लिए जो सुमंगला योजना है उसके लिए सरकार ने 1050 करोड़ का प्रावधान किया है, बजट दिया है। अगर बात करें तो 3 महिला बटालियनों के गठन के लिए बजट दिया गया है और साथ ही साथ विधवा पेंशन योजना के लिए 4032 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, इस दौरान सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है और साथ ही साथ महिला सामर्थ्य योजना के लिए 83 करोड़ का बजट दिया गया है। तो कुल मिलाकर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस बजट में हर संभव प्रयास योगी सरकार द्वारा किया गया है। आपने देखा भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो या फिर अन्य मुद्दे हो, उस पर योगी सरकार ने एक तस्वीर बदलने का काम किया है। चाहे कानून व्यवस्था की बात हो या महिलाओं की नौकरी की बात हो, शिक्षा की बात हो, हर जगह उन्हें जो उनका हक था वो दिलाने का काम किया गया है। तो कहीं ना कहीं यही कारण है कि अब जो उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं वो भी इस बजट से फिलहाल संतुष्ट नजर आ रही हैं। ये जो 2023-24 का बजट है, ये ऐतिहासिक बजट है। उत्तर प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा और हम सबको साथ लेकर के चले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देंगे, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर के साथ साथ जो महिलाएं हैं, किसान हैं, सबको हम मजबूती दे करके सबको मुख्यधारा में लाकर के उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए काम करें। सर, चुनावी बजट भी कहा जा रहा है इसको। देखिए, इलेक्शन है तो लोग कहेंगे, लेकिन हम उत्तर प्रदेश के बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। नहीं, शानदार बजट है, जानदार बजट है और प्रदेश का विकास करने वाला बजट है और बजट से खुशी की लहर है। लगता है कि विपक्षियों के गले उतर पाएगा जिस तरतीब के साथ बजट नहीं, अगर गले न उतरे तो उनको कुछ पानी दीजिएगा, गले में उसको निगलने की कोशिश करें। कुछ है क्या बजट में आपके हिसाब से? कोई ऐसा धार्मिक शहर नहीं है, कोई ऐसा धार्मिक स्थल नहीं है जहाँ के लिए व्यवस्था ना हो। सभी के लिए व्यवस्था की गई, सभी क्षेत्रों के लिए व्यवस्था की गई, सभी वर्गों के लिए। सर, कहा जा रहा है कि आगामी चुनाव को प्रभावित करने वाला बजट है ये तो चुनाव में हार की संभावना देख करके ऐसा बयान दे। तो इस ऐतिहासिक बजट में आधी आबादी का भी पूरा ख्याल रखा गया है कि आधी आबादी आत्मनिर्भर बन पाए, स्वावलंबी बन पाए। इस दिशा में भी सरकार ने पूरा ध्यान रखा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसे बेहतर हुई है, खासतौर से महिलाएं अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस कर पा रही हैं, ये जानना और समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है। ऋषभ, देखिए, हम जो क्राइम होता है महिलाओं के खिलाफ हो या समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ हो, क्राइम हमेशा परसेप्शन पे काम करता है। 2017 से जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तब से पुलिस को लेकर परसेप्शन सुधरा है। पुलिस संवेदनशील होती दिखाई दी है और क्राइम पर बहुत ही प्रभावी कार्रवाई हुई है। हाँ, कुछ लोग ये जरूर कहते हैं कि उसको हटाने के लिए जो एक अघोषित एनकाउंटर पॉलिसी चलाई जा रही थी, उस पर सवालिया निशान भी लगाए गए। लेकिन अभी जैसे महिलाओं की बात राजीव ने शुरू की थी, आप किसी भी उत्तर प्रदेश के थाने में जाएंगे तो आपको वहां पर एक महिला डेस्क मिलेगी, आपको पिंक बूथ मिलेंगे, आपको पिंक स्कूटी पे महिला पुलिसकर्मी आपको दिखाई देंगे। तो आप ये महसूस कर सकती हैं, जो भी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो जाके अपनी बात किसी से भी पूरी मजबूती के साथ कह सकते हैं। लगातार शाम को गश्त होती है। हर थाने में एक टीम बना दी गई है जो स्कूल कॉलेजेस के बाहर जाते हैं, वहां पर छात्राओं से बातचीत करते हैं, वहां पर बॉक्सेस लगाए जाते हैं। कोई अगर अपनी पहचान छुपाकर शिकायत करना चाहे तो वो शिकायत भी कर सकता है। छेड़खानी की घटनाओं में कमी आई है, रेप की घटनाओं में कमी आई है 2016 से अगर कंपैरिजन करेंगे 2022 के क्राइम का। डकैती में कमी आई है, चोरी में कमी आई है, जो फिरौती के लिए अपहरण होता था उसमें कमी आई, काफी प्रभावी कमी आई है। तो जो परसेप्शन है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वो लगातार सुधरा है और योगी आदित्यनाथ की सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान इसी पर रहता है कि कैसे क्राइम को कंट्रोल किया जाए और लॉ एंड ऑर्डर को और मजबूत किया जाए। बीते 6 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। इसकी झलक जीआईएस में भी संकेत हमको देखने को मिली थी। तमाम महिला निवेशक भी वहां पर आई थी और संकेत बहुत साफ है कि आधी आबादी भी कदम ताल कर पाए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में। सरकार ने इसका भी ध्यान दिया इस बजट में। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस तरफ लगातार काम कर रही है। जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी 2017 में, शुरुआत उन्होंने तमाम जो बड़े अपराधी उत्तर प्रदेश के थे उनको पूरी तरीके से उनके सफाई के लिए अभियान चलाया। उनके जो तमाम मुकदमे थे उनमें एक बेहतर पैरवी सरकार की तरफ से की गई, जिसमें सजा की नौबत आई। यही नहीं,
आम आदमी, आम और खास में कोई अंतर नहीं रखा गया। अगर आम अपराधी होता था उसकी सजा होती थी तो माननीयों की भी सजा हुई। अगर जब से योगी सरकार बनी है अभी तक 7 ऐसे माननीय हैं जिनकी सजा हुई और जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जिनकी सदस्यता भी गई। तो एक बात साफ है कि योगी सरकार इस तरफ काम कर रही है। और जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ उसमें तमाम निवेशकों से भी हमने बात की। उनका जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जिस तरीके से वो कहते थे कि पहले उत्तर प्रदेश से संबंधित जो इन्वेस्टर समिट होती थी वो दिल्ली में होती थी, तो इस लिहाज से होती थी कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर नहीं है, अपराधियों का राज है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश हवा का रुख बदल गया है, हवा का रुख यहाँ बदल गया है। शबाब, आपकी नजर में आधी आबादी के हिस्से में क्या आया जल्दी से? बहुत सारी चीजें आई हैं अमित आधी आबादी के हिस्से में, और केंद्र से लेकर के राज्य तक में बहुत ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं अल्पसंख्यकों से ही जुड़ी हुई। आपको याद होगा ट्रिपल तलाक का मुद्दा, केंद्र सरकार ने उसको किस लेवल पे हल किया, और उसके बाद ये एक रेवोल्यूशन रहा, एक बड़ी बदलाव की बयार रही। यही हाल उत्तर प्रदेश के बजट में भी है। शिक्षा हो, चिकित्सा हो या कोई भी दूसरा माध्यम हो, सरकार ने हर वर्ग का ख्याल रखा है। अन्याय के खिलाफ सरकार है। आधी आबादी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, आधा नहीं। आधी आबादी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। राजीव, देखिए, हर सेक्टर में महिलाओं को पूरी हिस्सेदारी देने की कोशिश हो रही, चाहे वो शिक्षा जगत में हो, जैसा कि आपने देखा कि पीएसी में यानी पुलिस फोर्स में भी महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए 3 महिला पीएसी कंपनियों के गठन की भी बात सरकार ने की है। उसके लिए भी बजट दिया है, बटालियन की गठन किया जाएगा। ये दिखाता है कि सरकार जो है वो जो आधी आबादी की हिस्सेदारी है, जैसा कहा भी जाता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उस चीज को सरकार लागू कर रही है। उसी के हिसाब से हर सेक्टर में, हर विभाग में बजट का भी आवंटन किया जा रहा है। और यही कारण है कि चाहे वो सदन में या सरकार में प्रतिनिधित्व की बात करें तो वहां पर भी दिया जा रहा है। यहां तक कि जिले में पोस्टिंग के दौरान भी इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। अच्छी बात है। किसानों की बात हो गई, महिलाओं की बात हो गई, अब बात करते हैं युवाओं की। युवाओं के हिस्से में क्या क्या आया है इस बजट के जरिए, कैसे रोजगार के नए नए अवसर पैदा किए जाएंगे, उसकी भी बात करना बहुत जरूरी हो जाती है। यहाँ पर टेक्सटाइल सेक्टर में 40,000 रोजगार का लक्ष्य रखा गया है सरकार की तरफ से। कोशिश की जाएगी कि इसको प्राप्त किया जाए। इस बजट में इस बात का भी ध्यान रखा गया है। नई पर्यटन नीति से 20,000 रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। पर्यटन के लिहाज से देखा जाए तो काशी, मथुरा, इसके अलावा अयोध्या, बाकी शहरों में भी पर्यटन के नए नए अवसर तलाशे जा रहे हैं और उसके जरिए भी लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। योजना के तहत 31,000 युवाओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ ही साथ फिल्म सिटी बनने से रोजगार के अवसर बहाल होंगे, इस बात का भी पूरा भरोसा है सरकार को। इसके अलावा युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट बांटे जाएंगे, बांटे जा भी रहे हैं। सरकार ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में जिस बात का जिक्र किया था उसे पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा टैबलेट स्मार्टफोन के लिए 3600 करोड़ रुपए इस बजट में आवंटित किए गए हैं। साथ ही युवा वकीलों के लिए 5 करोड़ का बजट रखा गया है। इसका भी जिक्र आज वित्त मंत्री ने सदन के भीतर किया है। करेंगे हमारे साथ मौजूद योगी सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी जी। किस तरह देखते हैं इस बजट को आप? देखिए, ये बजट उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, चौमुखी विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए, उत्तर प्रदेश की समृद्धि के लिए बहुत ही लाभकारी और सर्वस्पर्शी और समावेशी है। मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। इस दौरान शिवपाल यादव ने कहा चाहे अतीक हो या मुख्तार, सभी का स्वागत है। अब देख लीजिए, ये तो इनके डीएनए में है। गुंडागर्दी, गुंडों को पालना, गुंडे अपराधी थानों को चलाते थे, 4-4, 5-5 जिले चलाते थे। मुख्तार हों और अतीक हों, विजय मिश्रा हों, ऐसे बहुत सारे माफिया, एक तरफ से पूरा प्रदेश की अगर माफियाओं की लिस्ट उठा करके देखेंगे तो पहले जो नारे लगते थे, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा, और वो जितना बड़ा नेता है उतना बड़ा गुंडा और अपराधी। ये बजट कोई नया पेश नहीं हुआ है। जब से लोकतंत्र कायम हुआ है, जो भी सरकारें बनी हैं, हर साल वो अपना बजट पेश करते हैं। आबादी के हिसाब से बजट पेश होते आए हैं और ये बजट जो है, आबादी बढ़ी है, बजट बढ़ा है, फिर आगे भी आबादी बढ़ेगी, बजट बढ़ेगा। तो ये क्रम है। कोई भी सरकार बजट पेश करती है तो प्रदेश के विकास के लिए वो अपने हिसाब से बजट सभी पेश करती है। पिछड़े वर्ग की
वो कहने के लिए 52% है। तो पूरे बजट का अब सोचिए कितना है, वो उसके लिए कम है। वहीं आप शिक्षा पे, अगर जो गरीब कमजोर है उनको निःशुल्क शिक्षा, फ्री शिक्षा देने के लिए बजट पर्याप्त नहीं है। तो सत्ता पक्ष बजट को पर्याप्त बता रहा है, विपक्ष अपर्याप्त बता रहा है। सरकार का यह कहना है कि हम समूचे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां एक बात यह भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश को भारत का ग्रोथ इंजन बनना है तो यहां के युवाओं को अवसर देना पड़ेगा, उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। शबाब, युवाओं के लिए इस पूरे बजट में आप क्या क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि पूरे देश से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य उन्होंने रखा था, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश के जिम्मे में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी थी। इन्वेस्टर समिट में वो बात फूलभूत होती नजर भी आई है। आप इस बात को ऐसे समझिए कि अगर एक एक्सप्रेसवे बनना शुरू होता है तो उसके एक्सप्रेसवे के बनने से लेकर के और उसके अंतिम चरण तक पहुंचने में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। सही बात। एक मजदूर को भी रोजगार मिलता है। कोविड के दौर में हमने देखा कि कैसे जब लोगों की घर वापसी हुई तो सरकार ने उनको घर पर रोजगार देने की कोशिश की, प्रयास की और एक बड़े मुकाम तक पहुंचे हैं। तो युवाओं तक रोजगार पहुंच सके, इसके लिए सरकार ने उनके रोजगार की व्यवस्था की है। सरकार ये चाह रही है कि उनको नौकरियां मिल जाएं। सरकार ये चाह रही है कि वो खुद के अपने कारोबार करने वाले भी हो जाएं। सरकार का देखिए ये भी बड़ा एक लक्ष्य है, इसलिए लोगों को तैयार किया जा रहा है, उन्हें तमाम तरीके की टेक्निकल नॉलेज दी जा रही है कि वो खुद का कारोबार कर सकें। और सिर्फ ऐसा मतलब कॉलेजेस से निकलने के बाद नहीं है, मदरसों में भी हमने इन चीजों को देखा है कि सरकार का जो टारगेट पहले सिर्फ जो मदरसे उर्दू अरबी के ही दायरे में सिमटे रहते थे, उनको बढ़ा करके हिंदी अंग्रेजी के दायरे तक लाके बच्चों को शिक्षा के नए आयाम से जोड़ने की कोशिश है। जब बच्चे टेक्निकल एजुकेशन के साथ जुड़ेंगे, जब तमाम चीजें बेहतर होंगी तो निश्चित तौर पर रोजगार के दायरे बढ़ेंगे, स्किल्ड बनाया जा रहा है, उनको स्किल्ड बनाया जा रहा है। और बात सिर्फ प्रत्यक्ष रोजगार की, प्रत्यक्ष नौकरी की नहीं होनी चाहिए, अप्रत्यक्ष रोजगार की भी होनी चाहिए। संकेत, जब निवेश आता है, जब कोई योजना शुरू होती है, धरातल पर उतरती है, तो उसके जरिए भी लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन विपक्ष सिर्फ प्रत्यक्ष रोजगार का जिक्र करता है, उसी पर सवाल करता है, अप्रत्यक्ष रोजगार की बात नहीं होती है। देखिए, जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल उठाता है और सरकार उसका जवाब देती है, लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में रोजगार के माहौल की, तो कोई भी सरकार जब नए प्रोजेक्ट लेकर आती है, नई परियोजनाएं शुरू होती हैं, तो जाहिर सी बात है रोजगार बढ़ता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अगर जमीन पर, धरातल पर वो 33 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट उतरते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ रोजगार सीधे तौर पर युवाओं को मिलेगा। और यही नहीं कि बड़े महानगरों में ये रोजगार मिले, जिलों में रोजगार मिलेगा। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बजट में भी इस बात को किया है, सीधे तौर पर बजट में व्यवस्था हुई है कि गांव से ही ग्राम स्वरोजगार योजना भी है, उसके लिए बजट बाकायदा निर्धारित किया गया है। यानी गांवों से रोजगार की शुरुआत होगी। और लगातार मुख्यमंत्री की ये कोशिश है कि ग्रामीण स्तर से ही रोजगार दिया जाए। कौशल विकास मिशन चलाया जा रहा है कि दक्ष युवा हो, जो जिस सेक्टर में उनको एक बेहतर ट्रेनिंग दी जाए और आगे उसी सेक्टर में उनको बेहतर रोजगार मिल सके। जाहिर सी बात है, जब बड़ी कंपनियां आ रही हैं तो उस हिसाब से युवाओं को उस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वो उस सेक्टर में जाके बेहतर करेंगे और उनको वहां पर रोजगार। कई बार होता ऐसा है कि वो दक्ष युवा नहीं होते हैं और रोजगार होता है लेकिन युवा दक्ष नहीं होते हैं। तो ऐसे में अब कोशिश ये है सरकार की कि युवाओं को दक्ष बनाना है और रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश में माहौल देना है। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनेगा। जमीन पर अगर ये सभी प्रोजेक्ट उतरते हैं। ठीक है ऋषभ, विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार रोजगार के मामले में सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी करती है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं, स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस बजट के जरिए उसको और बूस्टअप मिलेगा? देखिए, बिल्कुल आपने जो बात कही है कि एमएसएमई एक बहुत तेजी से उभरता हुआ सेक्टर है और जिस तरह से अभी इन्वेस्टर समिट में तमाम एमएसएमई सेक्टर के बड़े बड़े खिलाड़ी आए और यहाँ पर उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट के यहाँ पर एमओयू साइन किए हैं, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि आगे और बेहतर होता चला जाना है। अब मैं
पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस देखता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का युवा जो एक बड़ा हिस्सा है वो सरकारी नौकरी की तरफ भागता है। सरकारी जो भर्ती हो रही है खासतौर से पुलिस में, आप देखें पिछले 2017 से लेकर आज 2023 में हम लोग खड़े हुए हैं, करीब 1,80,000 सिपाहियों की भर्ती हो चुकी है और ये भर्तियां पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रही हैं। जब हम ये कहते हैं हमारे युवाओं की क्वालिटी और अच्छी होती चली जा रही है, नकल उद्योग जो पहले चला करता था, नकल उद्योग बंद हो चुका है, बच्चे एक बड़े कॉम्पिटिटिव माहौल में वो परीक्षा दे रहे हैं और वो परीक्षा फल जो है वो उत्तर प्रदेश को अच्छे शिक्षित मजबूत युवा दे रहा है। और जिस हिसाब से सरकारी क्षेत्रों में भर्तियां निकल रही हैं, वो भर्तियां चूंकि पारदर्शी हैं पूरी तरह से, लिहाजा वो युवा और सशक्त और मजबूत बनता चला जा रहा है। तो पहला जो काम कर रहे हैं वो अच्छी पढ़ाई की जा रही है, फिर उसके बाद जो एग्जामिनेशन लेने की प्रक्रिया है उसमें सख्ती बरती जा रही है और जो सरकारी क्षेत्र में भर्ती निकल रही है उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी बरती जा रही है। एक ब्रेक लेना होगा, लेकिन एक छोटा सा कमेंट राजीव इसी पर आपसे, बहुत संक्षेप में कहें तो युवाओं को सफल बनाने के साथ साथ उनको कुशल भी बनाया जा रहा है। देखा जाए तो जो कौशल विकास मिशन यूपी में चलाया जा रहा है उसमें 12 लाख युवाओं का रजिस्ट्रेशन किया गया है, जिसमें करीब 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया गया, रोजगार से जोड़ा गया है। क्योंकि अगर बात करें तो भारत युवाओं का देश कहा जाता है और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण जो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक आबादी है वो युवा है। और आपने देखा होगा कि देश दुनिया में भारत के युवाओं का डंका बोला है, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो या MSME सेक्टर्स में हो। और यही कारण है कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश के इन युवाओं की क्षमता को पहचानती है और इसी के लिए उनको रोजगार देने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रही है, क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती भी है कि उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं उनको रोजगार दिया जाए। और यही कारण है कि लगातार सरकार एक के बाद एक प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए। आपने देखा कि हमारे सहयोगी ऋषभ मणि ने बताया कि पुलिस में 2 लाख लोगों की करीब भर्ती की गई, उसी तरह शिक्षा विभाग में शिक्षकों की नियुक्ति हुई, क्योंकि अभी तो पिछली सरकार 24 करोड़ की आबादी है राजीव, कोशिश यही की जा रही कि सबको मौका मिले, लेकिन साथ ही साथ सफलता के साथ साथ कुशलता पर भी ध्यान दिया जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो बहुत दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाएंगे। एक शेरवानी पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है, अखिलेश यादव एक नए गेटअप में नजर आए हैं, क्या कारण है इसके पीछे का, छोटे से ब्रेक के बाद।